एक ऐसी कंपनी जिसने कई सालों तक कर्ज में डूबने की वजह से अपने इन्वेस्टर्स को रुलाया, लेकिन अब शायद इन्वेस्टर्स के आंसू खुशी के आंसू में बदलने वाले हैं। हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में और उसके कुछ रिसेंट फाइनेंशियल्स एंड लीगल स्ट्रैटेजिक इंसाइट्स के बारे में। फ़िलहाल के दिनों में इस कंपनी में जो कुछ भी हो रहा है उससे तो यही लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये शेयर रॉकेट बन सकता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं इसके फाइनेंशियल्स। आइए देख लेते हैं कि इसके फाइनेंशियल्स ऐसा क्या कह रहे हैं कि जो इसको रॉकेट बनने पर मजबूर करेगा। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कंपनी के इतिहास के बारे में। ये कंपनी फाउंड हुई थी 1929 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है। इनका काम है पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। मालिक आपको पता ही है, काफ़ी चर्चा में रहे हैं पिछले साल, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी के छोटे भाई। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले रिलायंस एनर्जी के नाम से जाना जाता था और ये पार्ट है ADAG मतलब कि अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप का। अब चलते हैं उस खबर के बारे में जिसके वजह से इस कंपनी में बहुत से बड़े इन्वेस्टर्स की नज़र बनी हुई है। देखिए दोस्तों, कोई भी कंपनी जब प्रेशर महसूस करती है तो उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है उसका कर्ज़। ये कंपनी भी सालों से कर्ज़ में डूबी हुई थी और इन्वेस्टर इससे बहुत ज़्यादा निराश हो रहे थे। लेकिन अब खबर निकल के आ रही है कि इन्होंने अपना 3300 करोड़ का जो कर्ज़ है वो पूरा भर दिया है। इनका जो टोटल बकाया कर्ज था वो लगभग 3831 करोड़ था, जिसमें से अब 475 करोड़ का ही बकाया रह गया है। इसका मतलब ये कंपनी अचीव कर चुकी है डेट फ्री स्टेटस। इंडियन बिजनेस घरानों में से सबसे बड़ी कंपनी में से एक कंपनी अगर डेट फ्री स्टेटस पा जाए तो इसका मतलब आप जान ही सकते हैं कि उसके पीछे कितने इन्वेस्टर्स के पैसे लगने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन आप जल्दी मत कीजिए, क्योंकि आपको समझाने के लिए मनी मंत्री आपके साथ है। कुछ कांटे अभी भी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के रास्ते में हैं, जिनमें से एक है EPC का डिस्प्यूट, जो कि लगभग 494 करोड़ का है। इनको DSRA के डिफ़ॉल्ट होने के नोटिस भी मिले हैं एक्सिस बैंक और IDFC बैंक की तरफ से। और भी बहुत सारी लीगल बैटल्स, फाइनेंशियल इम्प्लिकेशंस ये बैकग्राउंड में चल ही रहे हैं। अभी मैं आपको बता देता हूँ DSRA क्या होता है और EPC क्या होता है। देखिए, EPC का फुल फॉर्म होता है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। ये बहुत ज़्यादा कॉमन कॉन्ट्रैक्ट है। ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनीज इसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत प्रोजेक्ट कंप्लीट करती हैं। EPC कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो प्रोजेक्ट बनाने वाला कॉन्ट्रैक्टर होता है वो पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होता है सारी प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे कि डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन का क्या होगा, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा और उसका दिया गया बजट जो होगा उसी में उसको कंप्लीट करना है उस प्रोजेक्ट को। अब थोड़ी सी हम डिस्कशन कर लेते हैं DSRA के ऊपर। DSRA के बारे में मैंने पहले बताया कि कई बार डिफ़ॉल्ट कर चुकी है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और उसको नोटिस भी मिल चुका है एक्सिस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ से। देखिए, जब भी कोई बड़ी कंपनी कर्ज उठाती है तो लेंडर मतलब कि जो देने वाला है वो कंपनी का डेब्ट सर्विस रिजर्व अकाउंट बनाता है, मतलब कि DSRA बनवाता है। उससे बेनिफिट क्या होता है, अगर कंपनी डेब्ट पेमेंट सही टाइम पर नहीं कर पा रही है, अगर उसके पास नकदी की कमी हो रही है तो कर्ज की आपूर्ति इस रिजर्व अकाउंट से होती रहेगी। लेकिन एक टाइम ऐसा था कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर इस अकाउंट में भी पैसे नहीं रख पा रही थी और जिसके वजह से उसको डिफ़ॉल्ट का नोटिस बार बार मिल रहा था। हाल ही के दिनों में आई घटनाओं की वजह से कंपनी के शेयर काफ़ी लुभावने हो गए हैं, जिसके वजह से इसमें उतार चढ़ाव भी काफ़ी देखा जा रहा है। 26 मई को जैसे ही खबर आती है कि ये कंपनी डेट फ्री हो गई, तभी उसी दिन 6% इसके शेयर सीधे सीधे गिर गए। लेकिन खबर के बाहर आने से पहले 23 मई को इस शेयर में लगभग 10.5% की बढ़ोतरी देखी गई थी। क्या इस शेयर में चढ़ने के और भी स्कोप है? बिल्कुल है, क्योंकि इसका 52 वीक का जो हाई है वो 351 रुपीज़ का है, जो इसने बनाया था सितंबर 24, 2024 में। क्या हम आपको ये समझा रहे हैं कि अगर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी कंपनी डेट फ्री हो जाए तो आप उसको फ़ौरन ख़रीद लें? बिल्कुल नहीं। कंपनी में और भी कुछ पॉजिटिव हो रहा है जिसके बारे में हम नज़र डालते हैं। यहाँ पर देखिए, NHAI के साथ 1204 करोड़ का इनका एक विवाद चल रहा था जो कि रिजॉल्व हो चुका है। कंपनी इंडिया के वन ऑफ द ग्रोइंग सेक्टर EV मैन्युफैक्चरिंग में भी अपने पैर फैलाने वाली है। इनका EV टारगेट कैपेसिटी भी छोटा मोटा नहीं होगा, लगभग 2.5 लाख यूनिट ये बनाएंगे पर ईयर। इतना ही नहीं, मध्यस्थता होने के बाद कंपनी के फाइनेंशियल्स पे भी काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पास प्रॉफिट था वो लगभग 800 करोड़ के आसपास का था और मध्यस्थता होने के बाद ये 1200 करोड़ के आसपास हो गया है। एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। हम आपको कोई सलाह खरीदने या बेचने की नहीं दे रहे हैं, ना ही हम कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र हैं। तो जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट सोचें
तो उसके बारे में खुद भी रिसर्च करें, एनालिसिस करें और किसी से भी रजिस्टर्ड एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। इस शेयर में इन्वेस्टर्स अब क्या कर सकते हैं? पॉजिटिव क्या है कि फाइनेंशियल्स अच्छे हो रहे हैं, कर्ज भरा जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ लीगल रिस्क बहुत ज़्यादा है। अभी बहुत सारे पेंडिंग केसेस हैं इनके ऊपर। स्टॉक में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है, इतनी वोलेटिलिटी है कि 10% ये ऊपर चला जा रहा है, 6% एक दिन में नीचे चला आ रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल शेयर है। पॉजिटिव्स में ये भी है कि कंपनी शिफ्ट कर रही है ईवी प्लांट्स की तरफ। तो इस तराजू की तरह आप भी अपनी अपॉर्चुनिटी और रिस्क को तौलें, उसके बाद इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें। मनी मंत्री के द्वारा हम आपको क्वालिटी वीडियोस प्रोवाइड करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उस पर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।